चलो जी, वापस हम अपनी क्लास में आएंगे। हम आज वापस कैश फ्लो की बात करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 कल रह गया था, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि मुझे स्टेप नंबर 1 सिखाना है। ठीक है जी, 2 में बता चुका था, 1 में बता चुका था। लॉजिक मैंने किसी का नहीं दिया था अभी तक आपको। मुझे आज स्टेप नंबर 2 आप लोगों को रटवाना है। पेज नंबर 6.1 पे आ गए। नोट नंबर दिख रहा है यहाँ पे एक, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिल गया। देखो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा नोट नंबर 1 कैसे स्टार्ट होगा, ये हमेशा यहाँ बनाएंगे। हमेशा नोट नंबर, ये हमेशा शुरू होगा डिफरेंस ऑफ पी एंड एल से, जो भी कुछ फिगर दे रखे होंगे क्वेश्चन में। ठीक है जी, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखना है, करंट प्रॉफिट देखना है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आ जाएगा। मतलब पिछले साल सपोज करो आपका प्रॉफिट 1 लाख का था, इस साल 1.5 लाख का है, तो 1 लाख से 1.5 लाख कितना आ जाएगा फर्क, 50,000, वो यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर आप ऐड करोगे, किसी भी तरह का रिजर्व होगा, ऑल रिजर्व तो आप लोगों को याद है ही। ठीक है जी, वो सारे रिजर्व इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर एक खास चीज ऐड होगी, प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है जी, और इसके अंदर एक आप ऐड करोगे, प्रपोज डिविडेंड करंट करनी है। एक चीज और ऐड होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि होगा करंट ईयर का। ये सब चीजें इसके अंदर आप ऐड कर दोगे। हालांकि इसके अंदर और भी चीजें दी हुई हैं बुक में आपको, अगर आपने देखने को लगेगा, लेकिन आपका काम इन 4-5 चीजों से चल जाएगा। बाकी अगर कुछ आएगा आप उसे बाद में टेक केयर कर लेंगे। ध्यान रखना, नोट नंबर के लिए हमेशा आपको अलग से रफ वर्किंग करनी पड़ेगी। इसकी वर्किंग यहाँ होगी। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ पीएल दिया जाएगा, कोई भी रिजर्व होगा यहाँ आएगा, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स भी इसके अंदर ऐड होंगे। खासकर स्पेशल ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है जी, इसका जो टोटल आएगा उसे यहाँ से लिख के यहाँ लिख देंगे, और फिर स्टेप नंबर 2 चलाएंगे, फिर 3 चलाएंगे, फिर क्वेश्चन का ऑपरेटिंग पूरा बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है जी, चाहे बच्चे मैं डिविडेंड प्रपोज की बात करूं, चाहे मैं इंटरिम की बात करूं, दोनों ही डिविडेंड ऐड करे जाएंगे। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 फिलिप्स पढ़ दो मेरे लिए फटाफट से। कौन पढ़ रहा है? 7th ही है जो कल पढ़ रहे थे भी, मैंने कहा मुझे नहीं, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पे। कौन पढ़ रहा है? यस, आप पढ़ोगे? है भाई, आप पढ़ दो, आपका मन कर रहा है तो। The profit of Philips Limited after appropriation was 2.5 लाख। 2.5 लाख? 2.5 लाख है? नई बुक से पढ़ो बच्चे। नई बुक है आपके पास? मुझे नई बुक से पढ़ो। नई बुक से ही करेंगे हम। फिर 7.5 लाख। ठीक है जी, This profit was arrived after taking into consideration the following. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? You are required to calculate cash flow. ठीक है जी, कुछ आइटम्स गिवन है। ठीक है जी, सबसे पहले बच्चे ये जो 7.5 लाख रुपए दिया हुआ है, ये 7.5 लाख रुपए क्या है? ये प्रॉफिट है। और मैंने आपको आज ही बताया कि हमेशा स्टेप नंबर 1, जिसे आप नोट नंबर 1 बोलते हो, इसकी वर्किंग हमेशा यहीं से निकलेगी। आइंदा ध्यान रखना है, कभी नहीं इधर बनेगा डायरेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिया हुआ तो कौन सा प्रॉफिट होगा? वो डिफरेंस ऑफ पीएल होगा वो। ठीक है जी, अब मुझे एक एक आइटम पढ़ते रहो, बस मुझे बताते रहना कि वो स्टेप नंबर 2 में जाएगा, 1 में जाएगा या स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 की तो आइटम याद करने की जरूरत नहीं है, CACL है। बाकी जो आइटम अजीब सा दिखेगा वो आपको या तो स्टेप नंबर इसमें जाएगा 1 में। यहाँ पे मैंने 3 ही आइटम बताए, बचे कुछ आइटम कहाँ जाएंगे? स्टेप नंबर 2 में। फिर भी कुछ अलग सा आता है, मैं बात करता हूँ। पढ़ो जी, जो आइटम दिया बताना शुरू करो, इसका क्या ट्रीटमेंट है। क्या दिया हुआ जी? सबसे पहले क्या करेंगे इसका? स्टेप नंबर 2, लॉस ऑन सेल ऑफ
फिक्स एसेट्स, सॉरी फिक्स एसेट नहीं, फर्नीचर कितना है 8,000। लॉस को ऐड करते हैं, इनकम को लेस करते हैं। नेक्स्ट इसे क्या करेंगे बच्चे, पेटेंट एमोटाइज राइट ऑफ एक ही बात है। पेटेंट्स क्या हो रहे हैं, राइट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है जी। एमोटाइजेशन और राइट ऑफ में एक ही बात है। देखो भाई जैसे मैं कहता हूँ बच्चे मेरी फर्नीचर की वैल्यू घट रही है, उस घटी वैल्यू क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। जो चीज़ टेंजेबल होती है जिसे आप बोलते हो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, वो उनके ऊपर जो चार्ज लगता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसी के नीचे एक और आइटम लिखा होता है इंटेंजेबल। इंटेंजेबल चीज़ों भी जब उसकी वैल्यू घटती है उसे बच्चे आप डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसे बोलते हो एमोटाइजेशन। दोनों का ही मतलब है कि वैल्यू घट रही है। अगर मैं बोलता हूँ एमोटाइजेशन तो इसका मतलब है बच्चा बात कर रहा है इंटेंजेबल की। अगर मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन का, इसका मतलब वो टेंजेबल चीज़ की बात कर रहा है। भाई इतना फर्क है दोनों ही वैल्यू घटना। कितनी वैल्यू घट रही है, 36,000। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये रहा कितने रुपए का, 1,40,000 का। आगे बढ़ेंगे, ये भी यहीं कहीं है, ये रहा जी रिजर्व। मैंने कहा था सारे रिजर्व यहीं आएंगे। और बताओ कहाँ जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 32,000। आगे बढ़ो, देखो मैंने गलती कर दी, ब्रैकेट नहीं लगाया और आप में से किसने मुझे कहा भी, कहा। नेक्स्ट इसे भी यहीं लिखो, नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 10,000। और क्या आइटम दिया हुआ भाई, आगे के आइटम क्या दिए हुए आप बता सकते हो, ये सारे आइटम, ये सारे आइटम क्या दिए हुए हैं, ये स्टेप नंबर 3 के आइटम दिए हैं। मतलब स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका। हालांकि मैं टोटल एक बार में ही करता हूँ, इस क्वेश्चन में टोटल यहाँ कर देता हूँ। कितना आएगा बच्चे, 7 लाख 8 9 9 लाख 60,000। ये 9 लाख 60 जाएगा यहाँ, 9 लाख 60 में इन सब चीज़ों को आप ऐड और लेस करोगे। ऐड लेस करने के बाद एक फिगर आएगी, उस फिगर का ना क्या नाम है, इसका मतलब कोई भी पढ़ के नहीं आया जो मैंने कल पढ़ा के भेजा था। ये गेट बंद करो यार, बार बार ठक 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 हो रही, सिर में दर्द कर दिया इस आदमी ने। हाँ जी, इसमें ऐड लेस करने के बाद एक फिगर आएगी, उस फिगर को क्या नाम देंगे, है जी नेट प्रॉफिट। तो ये रहा, पूरा नहीं पता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर से अभी तक सीए और सीएल का एडजस्टमेंट नहीं हुआ। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों, पता है ना आप लोगों को, बिजनेस में पढ़ा रखी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल बन जाती है। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब है कि सीए सीएल का चेंज। ठीक है जी, कितना आ रहा है जोड़ के बताना है भाई से। 9 लाख 60 में 8 4 12 12 और 10 22 जोड़ लो, 9 लाख 82। यही आएगा, यही आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन बोल के बताई थी मैंने, ये बता देगा भाई जो पढ़ रहा है। वो लाइन क्या थी, ऐड लाइन, कौन बता रहा है, आप बताएंगे, आप बताओ। ऐड स्टेप 3 वाली तो, हाँ स्टेप डिक्रीज, ऐड डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन। बच्चे सिर्फ एक लाइन याद रखनी है ये, बाकी सारी इसका उल्टा करते चलो, ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है जी, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ लो और यहाँ लेस करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। क्या, सीए का घबड़ना और सीएल का घटने की वजह से पैसा जाता है। ठीक है जी, देखते हैं जी क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट से शुरू करते हैं। 23 से 24 देखेंगे बच्चों। 2 लाख ट्रेड रिसीवेबल, 2 से 2 48 हो गए। इसका मतलब सीए बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए से बढ़ रही है, 48,000 रुपये से। ब्रैकेट लगा देंगे इसके ऊपर भी। आगे बढ़ेंगे, ट्रेड पेबल बढ़ रही है। ट्रेड पेबल बढ़ने का मतलब है पैसा आ रहा होगा, कितने रुपए आ रहा होगा,
40,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे, कहाँ है इन्वेंट्री? 48 से 32 हो गई है, घट रही है, यहाँ आ जाएगी इन्वेंट्री। कितने रुपए से? 48 से 32, कितना? 48 से 32 16। आगे बढ़ो, इनकम रिसीव एडवांस, ये क्या है? इनकम रिसीव एडवांस लाइबिलिटी। भाई ये पैसे एडवांस में आ रहे, लाइबिलिटी तो है, एसिड कैसे हो सकती है? ठीक है जी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने नीचे क्यों लिखा? क्योंकि पैसा जा रहा है। 32 से 0 हो गई। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 24 से 12 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 24 से 12 मतलब 12,000 रुपये का आउट। आगे बढ़ो, प्रीपेड एक्सपेंस 0 से 20 हो गया है, मतलब बढ़ रहा है। प्रीपेड भी एसिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 20,000 रुपये, ये भी ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ तक। हाँ जी, टोटल कर लो और क्या आ जाएगा? 40, 50, 56, 56 में से माइनस कर लो और जो फिगर आएगी उसे हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नेट कैश। नेट कैश, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जोड़ के बताना बच्चों क्या आएगा? जोड़ के बताओ क्या आ रहा है? जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 56 माइनस 48 माइनस 32 माइनस 32 क्या रहा है? 9,26,000। इसमें से एक चीज़ और लेस होती है, उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स पेड, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वो हर चीज़ गिवन होगी धीरे धीरे, ठीक है। जो स्टेप 4 है बाद में बात करेंगे। यहाँ तक किसे डाउट है भाई? मैंने आप लोगों को स्टेप नंबर 1 बताया कैसे चलता है, मैंने 2 बता दिया था कल ही, 1, 3 मैंने आपको कल बताया था। आज मैंने आपको स्टेप नंबर 2 समझाया है, सॉरी 1 समझाया। स्टेप 1 सिर्फ इतना सा ही है, हालांकि बुक में बहुत, हाँ इसका नंबर अलग से एग्जाम में 1 नंबर, इसका अलग 1 नंबर है। ज़्यादा कोई डाउट है? ये वर्किंग नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है भाई। आपने सर इसे यहीं कर देते फिर कैश फ्लो और बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में आप लिखते हो नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, डिबेंचर भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, बैंक लोन भी आता है, अदर पार्टी भी आती है, पब्लिक डिपॉजिट भी आता है। तो उसकी डिटेल आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, उसकी लिए आप नोट्स अलग से बनाते हो कि भैया बैलेंस शीट में सिर्फ एक हेडिंग आ रही है लॉन्ग टर्म बोरिंग, दैट्स इट। बाकी ये कितने रुपए से बढ़ी है घटी है, इसके अंदर कितने डिबेंचर, वो आप अलग से नोट नंबर चेक कर लो, वो अलग से। तो इसलिए ही अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पीएल से मिल जाएगा। इसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो अलग से रफ में करता है, क्योंकि कैश फ्लो ऑलरेडी बहुत लंबा बना हुआ है। तो इसकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप अलग से उसे चेक करो, ठीक है जी। यहाँ तक किसी डाउट है? आपको कैश फ्लो समझने से पहले रटना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था जो चीज़ जैसे बताई जाए उसे वैसे रट लो कि हाँ ये चीज़ यहीं आती है। क्यों आती है, क्या रीज़न है, वो रीज़न गया बाढ़ में। रीज़न आपको धीरे धीरे मैं देता रहूँगा कि मुझे इसका मतलब ये था। जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, रीज़न तो आपको 1 मिनट लगेगी, हाँ चलो सर ने रीज़न दे दिया। लेकिन अगर मैं रीज़न ही देने बैठ गया तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। रट याद तो फिर भी करना ही पड़ेगा आपको, तो बेटर है पहले याद किया जाए। रीज़न मैं धीरे धीरे दे देता हूँ इसके, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो इसका मैं लॉजिक ना दूँ आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं जल्दी से। आज हम बच्चे कोशिश करेंगे ऑपरेटिंग आज और कल में ख़त्म कर देंगे बस, ठीक है जी। फिर हम परसों से फाइनेंसिंग समझेंगे, इन्वेस्टिंग समझेंगे। रब कर दो जी, नोट करना है ऐसे, किसी को नोट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, फॉर्मेट इसी को रखेंगे, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखना।
अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ आइटम याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि कौन सा आइटम कहाँ आता है। दैट्स इट। चलो इलस्ट्रेशन नेक्स्ट पढ़ो। चार्ली चार्ली जो भी है पढ़ दो। कौन पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है अखिल। ये कौन सा प्रॉफिट है? कभी भी क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट आपको देगा नहीं। अगर दिया भी होगा तो पहले उसे आप यहाँ लिखोगे, उसके बाद ही इसे आप वहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। कितने रुपए? यहाँ लिख दिया। जो आइटम पढ़ेंगे उसे डालते जाएंगे। क्या नेक्स्ट? कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन? स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? ऐड लेस, ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना बताया आप लोगों ने मुझे? 20,000 रुपये का। आगे बताओ क्या है? जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? 1। बस यही याद रखना है, 1 2 3, 2 और 3 याद रखना है, ठीक है जी। 1 में तो एसिटी जाते हैं। क्या है? जनरल रिजर्व। कितने रुपए का? आगे बढ़ो। गुडविल कहाँ जाएगी? ऐड में जाएगी, सेकंड में जाएगी और ऐड हो जाएगी। गुडविल का राइट ऑफ होना कितने रुपए से? 7,000। आगे बढ़ो। गेन ऑन सेल में क्या करेंगे भाई? हम लेस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना? 3,000 रुपये। ब्रैकेट लगाएंगे। आगे बढ़ो। वो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है जी। अदर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। तो बच्चे इसका तो मैं टोटल कर ही सकता हूँ, बाकी तो इन्फॉर्मेशन किसकी रहेगी? क्योंकि स्टेप नंबर 3 की 1 और 2 की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यूज़ कर ली। इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है? 1,30,000। क्योंकि एक बार स्टेप 1 2 पूरा हो जाए फिर 3 के लिए स्पेस रह जाता है। एड लेस करो, इसमें से क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,50,000, 1,54,000। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। CICL की मैंने लाइनें लिखी हुई हैं, एड लेस करते हैं। पढ़ना जी क्या लिया हुआ है? एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोज एन इंक्रीज ऑफ 6,000। कहता है साल खत्म होने से एंड पे आपको पता लगा कि आपका ट्रेड रिसीवेबल 6,000 रुपये से इंक्रीज शो कर रहा है। मैं कहा इंक्रीज कर रहा है तो भैया यहाँ लिख दो। आगे बढ़ो। ब्रैकेट लगाना फिर भूल गया। ट्रेड पेबल 10,000 से बढ़ रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। ट्रेड पेबल कितने रुपए? 10,000। आगे बढ़ो। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 200 से। प्रीपेड एक्सपेंस एसिड है, एसिड यहाँ आ जाएगी। प्रीपेड 200। नेक्स्ट। और क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घटने का मतलब यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से? 2,000 रुपये से। बताना जी। और तो क्वेश्चन दिया हुआ? और क्वेश्चन दिया हुआ। 1,54 में जोड़ लो 1,64। ये एक काम करते हैं 6 और 2, ये हो जाएगा 2,000। 1,56 जो हो जाएगा 1,55,800 है जी। ये आ रहा है? यही आ रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम बोलो या कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, एक ही बात है आप लोगों के लिए इस वक्त। बस जो आइटम दिया उसे वहाँ पुट करके, फॉर्मेट आप लोगों को दे ही दिया मैंने, उसे वहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक। जो आपने इसमें फ्लो फ्रॉम लिखा पिछले क्वेश्चन में, एक ही बात है, एक ही बात है। अभी आपके लिए एक ही बात है। उसे मैं नेट फ्लो फ्रॉम लिख देता, एक ही बात थी कि वो एक्चुअली कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन ही है। इसमें से स्टेप 4 लेस होता है तो आता है वो। आपने से स्टेप 4 हो ही ना, तो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। जैसे मैं क्वेश्चन में कहता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स है ही नहीं। मान लो क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, टैक्स 0 है, तो बिफोर और आफ्टर सेम ही हो जाएगा। तो ये एक ही बात हो रखी है सब। ठीक है जी। नेक्स्ट 9 देखते हैं। 9 भी हो जाएगा। हाँ अभी हो जाएगा, आज तो आती है, सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। और हमारा टाइम सही रहा तो इसे तो हम आज ही ख़त्म कर देंगे, बस कल से हम वो देखेंगे। क्या कहता है जी?
फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और भी कुछ दिया हुआ आइटम अगले पेज पे ना, अगले पेज पे तो आंसर दिया हुआ है बस। चलो जी फॉर्मेट रब करेंगे तो जो चीज़ जहाँ जाती है उसे वहाँ डाल के क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। ये तो यहीं रहेगा। लो जी फिर से फॉर्मेट तैयार हो गया एक और क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 23 से 24 देखना बच्चों। प्रीवियस ईयर में कितना था, अब कितना हो गया है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माइनस भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पिछली बार कितना था 60, अब कितना हो गया है? कितने का बढ़ गया? तो डेप्रिसिएशन कहा जाता है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है जी, याद ही ऐसे रखना है स्टेप नंबर 1 या 2। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाती है? स्टेप नंबर 3 में। पिछली बार 18 थी अब 15 हो गई है, मतलब लायबिलिटी घट रही है। घटनी हुई लायबिलिटी यहाँ आएगी। आउटस्टैंडिंग कितने रुपए से? 3000। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट लगाना भूल गया वो। प्रीपेड इंश्योरेंस 6 से 3, 6 से क्या प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड कौन बोल रहा है लायबिलिटी होती है? आप बोल रहे हो? इसका मतलब याद करी नहीं आपने वो हेडिंग सारी है? आज लिख के जाएगा। ठीक है, उसने याद कर ली, पीछे वाले ने सारी सुना दी उसने। आपको भी याद हो गई होंगी आज। गुड। हाँ, प्रीपेड की बात चल रही थी। प्रीपेड 6 से 9 हो गया, एसिड बढ़ रही है। प्रीपेड चाहे वो कितने बजे आया, उसने आज अपना कही हुई बात पूरी कर दी। मैंने उस आइटम पूछे 7-8, उसने सारे बता दिए। इसका मतलब उसे आइटम याद हो गए। गुडविल 40 से 32 हो गई है। गुडविल का घटना क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो गुडविल क्या हो रही है? राइट ऑफ हो रही है। कितने रुपए से? 8000 रुपये से। आगे बढ़ेंगे। आगे देखना बच्चों। मम्मी थोड़ी देर में पीता हूँ जो भाई। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 से क्या हो गया? 14, 4000 रुपये का यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, लेस नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम समझते हो ना? मैंने अंदाजा लगा लिया कि हाँ मेरा पैसा मर सकता है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं मरा होगा। प्रोविजन का मतलब क्या? अनुमानित नुकसान। नेक्स्ट बैलेंस इन ट्रेड रिसीवर दे रखे हैं 1,40,000 से 98, मतलब ट्रेड रिसीवर कितना? 42 यहाँ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैश एंड बैंक इसे छोड़ दो, आंसर है। मैंने बताया ना भाई को कैश फ्लो मैच हो जाता है। ठीक है जी, तो कैश फ्लो मैच होने का मतलब है आपको कैश का डिफरेंस पता लग जाएगा। वो इन तीनों एक्टिविटी का टोटल वही आएगा वो। ठीक है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस आपके लिए किसी भी काम का नहीं है, वो आंसर है। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश से कम भी नहीं है। जैसे बच्चे आपके हाथ में चेक है, ड्राफ्ट है, वो सब चीज़ें हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, तो ये सब चीज़ें बच्चे हार्ड लिक्विड तो नहीं है। लिक्विड तो कैश ही होता है देखो, लेकिन वो कैश से कम भी नहीं है। कैश भी जैसे बेच के कुछ ले सकते हो तो ये मान लो 1 दिन नहीं 2 दिन में हो जाएगा कन्वर्ट कैश में, इसे बोलते हैं। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ड्राफ्ट है, चेक है, ये सब चीज़ें कैश इक्विवेलेंट ही है। और तो कुछ नहीं दिया हो, ये यहीं आ जाएगा। आपने सर इसे डायरेक्ट यहीं ना लिख देते हो उठा के यहाँ ना, ये यहीं से ही जाएगा वहाँ। ठीक है जी, चाहे एक ही आइटम की ना हो, 50,000 रुपये। ये एक्चुअल में डायरेक्ट लिख दिया तो डायरेक्ट लिखने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें हमेशा कुछ ना कोई आइटम दे के ही रखेगा वो, इसलिए आदत बदमा रहा हूँ वहीं से लिख। ये नेट प्रॉफिट नहीं है बच्चों, नेट लॉस है। ये हो सकता है लॉस भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। करना भाई इसका जोड़ जाड़ के आंसर क्या आएगा?
20, 32, ये तो 18 है, लेकिन ये भी प्रॉफिट नहीं है, ये भी लॉस है। बयालीस और ये 60, 60 और 6 है। सॉरी देखो होगी थी ना गलती, हो जाती है भाई ऐसे गलती। अगर ब्रैकेट नहीं लगता तो मेरे दिमाग उस चीज़ पे नहीं चलता। ये आ जाएगा 18 माइनस 42, 42 में 18 जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 22 और 24, 24 माइनस 6 18। देखना क्या आंसर आ रहा है, देखना आंसर क्या आ रहा है। आंसर ठीक है, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या है फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन, ये फ्लो फ्रॉम है। हो सकता है बच्चों ऊपर से नेगेटिव नेगेटिव चलता है आगे में प्लस हो जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है जी। इसे हम क्या नाम देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 10th, 1 2 3 बस, हाँ 10 देखते हैं। एक दिन और लगाऊंगा इसके ऊपर, ऑपरेटिंग के ऊपर, फिर परसों से फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। 3 रजिस्ट्रेशन और कराने हैं। रब कर देते हैं फटाफट, फॉर्मेट बना हुआ है ही, एक ही फॉर्मेट में देखो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने। बस उसे क्या कर देता हूँ, सिर्फ रब कर देता हूँ उसी को, फॉर्मेट बदलेगा ही नहीं। आपने कहा सर ये जो बीच बीच में स्पेस छूटा हुआ है इसका क्या होगा, एग्जाम में बच्चे स्पेस छूटने की आपको आदत नहीं। जब मैं पूरा एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ मैं बताता हूँ कि बैलेंस शीट फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। अभी तो आपको मेरा मेन मुद्दा है, आपको आइटम याद हो जाए कि कौन से आइटम कहाँ है, ठीक है जी। ये प्रॉफिट नहीं होता नॉर्मली, ये सॉरी लॉस नहीं होता नॉर्मली, प्रॉफिट ही होता है, और ये भी मोस्टली प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। पढ़ेंगे 10th। जो आइटम मैंने नहीं बताया उसका हाथ भी उसे यूज भी मत करना कहीं पे भी, ठीक है जी। पढ़ दो भाई, कौन पढ़ रहा है, रणविजय कह रहा है सर मैं भी पढ़ूंगा। 10th है भाई 10th। Calculate cash flow from operating activities from the following. बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, पिछले साल 40,000 का लॉस हुआ था, इस बार लॉस 40 ना हो गया 50 हो गया। कितना लॉस बढ़ गया है, 10,000 का लॉस बढ़ गया है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मान लेता हूँ ये 40,000 के लॉस के बाद 50,000 का लॉस ना होता है, 50,000 का प्रॉफिट होता, तो क्या आ जाती फिगर, 90 आ जाती। गुड, क्या समझ नहीं आएगी से, मैंने फिर बताया 40,000 के लॉस के बाद 50 का लॉस हुआ तो 10 का बढ़त हुई लेकिन लॉस में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 40 का लॉस था और 50 का प्रॉफिट हो जाता, वो ब्रैकेट ना होता 50 के, तो फिर जो मेरी इंक्रीज हुआ था, जो चेंज आया है वो 90 का चेंज आया है। नेक्स्ट आगे, प्लांटर मशीनरी मैंने पढ़ाई नहीं आज तक, आपको छोड़ दो। डिवेंचर पढ़ाए मैंने, नहीं पढ़ाए, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं। ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल के मुकाबले में इस साल घट, अच्छा यार ये तो देखी नहीं, 4 लाख से 360 हो गई। हाँ भाई ये तो सही बात है, ठीक है जी, यहाँ ऐसे ऐड कर लो, सही कहा, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा है। डेप्रीसिएशन कितना, 40,000। एक्चुअली इसके ऊपर हम इसे ऐसे नहीं निकाल लेंगे, आने वाले टाइम में इसके ऊपर कुछ और कहानी है, मेरा इससे ध्यान नहीं गया। लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के लिए एक वैलिड पॉइंट है कि सी प्लांटर मशीनरी 40 से 360 होगी, वो 40 का डेप ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल 4 से 360 हो गए। ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है, 4 से 350 हो गए, घट रहा है। ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है, हाँ जी एसेट है, कितने रुपए से,
50,000 रुपये मतलब आ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रेड पेबल 180 से 220, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये भी यहाँ ही आ जाएगा। कितने रुपए? 40,000। आगे बढ़ेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से घट रहे हैं, अच्छी बात है, लेस कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लेस है। आगे बढ़ेंगे। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको अभी तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ, उसकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मैं यूज़ कराऊंगा आगे। गुडविल 30 से 45 हो गई, घटी तो नहीं, वैल्यू बढ़ी है। बड़ी वैल्यू का मतलब होता है गुडविल परचेज, ठीक है जी। पिछले साल 30 की 30 बार 45 हो गई, तो 15,000 की परचेज कर ली होगी। उसका क्या ट्रीटमेंट, उसका यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। नॉन करंट एसेट को तो बोलते हैं ना, नॉन करंट मतलब उसमें पार्ट नॉन करंट एट का ही पार्ट है, लिखे उसको, ये यहाँ नहीं आएगा, उसका कहीं और यूज़ है, इन्वेस्टमेंट के पार्ट है वो। नेक्स्ट पूछो जी। सर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर 1 साल का दिया हुआ था तो हमने ऐड करा था। 20 से 18 हुआ ना, तो हमने यहाँ से घट रहा है, लेस कर दिया। अगर 20 से 22 हो जाता तो ऐड कर देता, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? गुडविल छोड़ दो। इन्वेंट्री 360 से 510, इन्वेंट्री बढ़ रही है, पैसा जा रहा है कितने रुपए से? 1.50। आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म लोन्स मैंने आपको कराया नहीं अभी तक लोन्स, ठीक है जी। कुछ नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो यूज़ करते हैं। न्यू डिबेंचर हैज़ बीन इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2023। क्या जी, नए डिबेंचर आपने इशू किए हैं। देखो मैंने डिबेंचर कोई यूज़ नहीं करवाया आपको। डिबेंचर कितने थे बच्चों मेरे पास पहले? 5, अब कितने हो गए? 6 लाख के। डिबेंचर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है ऑपरेटिंग में। डिबेंचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है जी। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालना आप सबको ही आता है, हम तो इशू ऑफ डिबेंचर भी पढ़ के आ रखे हैं। अब मेरी बात का जवाब यहाँ देना, इस इंफॉर्मेशन को हम आगे भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। साल की शुरुआत में मेरे पास डिबेंचर 5 लाख के थे, साल के एंड में मेरे पास डिबेंचर, और जो ये डिबेंचर की नाम है ये 8% वाले हैं। 8% का मतलब पता होता है आपको कि 8% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अब सवाल ये आता है इंटरेस्ट किस पे निकालूं? 5 लाख का 8% निकाल लूँ या 6 लाख का 8% निकाल लूँ? भाई यही सवाल है। अगर मैं 5 लाख का इंटरेस्ट निकालता हूँ 8%, तो 8 5 40,000 रुपये आता है। अगर मैं 6 लाख का निकालता हूँ तो वो आता है भाई 8 6 40 48,000 रुपये आता है। सवाल ये है इंटरेस्ट किस पे निकाला जाए, इस पे या इस पे? सर 5 लाख पे पूरा और फिर 6 लाख पे आधा साल का। तो वो अक्टूबर में इशू नहीं हो तो फिर 6 लाख नहीं, मतलब 1 लाख। हाँ आप सही बोल रहे हैं। आपने कहा सर 1 अप्रैल से तो नई डिबेंचर इशू की हमने 31 नहीं 1 अक्टूबर पे 23 पे, और 1 अप्रैल 23 पे हमारे पास थी डिबेंचर, और साल के एंड में 31 मार्च 24 पे हमारे पास डिबेंचर होंगे 6 लाख के। तो आपने कहा सर 5 लाख पे तो यहाँ से आधा ही निकाल लो, ऐसे निकाल लो। 5 लाख का 8% पूरे साल भर के लिए, प्लस जो नए डिबेंचर इशू किए 1 लाख पे, उस पर निकाल लो आप 6 महीने के लिए। लो सर सिंपल हो गया है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने यूज़ कर लिया। मान लेता हूँ इन्फॉर्मेशन ना दी होती, या मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन होती ना, ये जो एक लाइन लिखी है न्यू डिबेंचर इशू, ये लाइन होती ना, तो क्या करते? मान लेता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी आगे आएगी, इन्फॉर्मेशन देगा नहीं बहुत बार, क्या करोगे? ओपनिंग पे निकाल लोगे सर 5 लाख या क्लोजिंग पे निकाल लोगे? क्या मान के करोगे कि साल की शुरुआत में 1 लाख के 5 लाख के डिबेंचर थे, जो नए डिबेंचर इशू किए वो आज ही इशू किए हैं या एंड पे इशू किए? क्या मानोगे बताओ? जितना ये कितना मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तुम सोच लो। इतने 8 5 40, ये 40 आ जाएगा, और 8,000, ये 4,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 44,000। 44,000 ही आ रहा है, 44 ही है। इंटरेस्ट है हम उसे यहाँ ऐड कर देंगे। मैंने कल भी बताया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ आता है 44,000। ठीक है जी, बताओ जी।
इस इन्फॉर्मेशन में तो, इस क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जी नए डिबेंचर 1 अक्टूबर पे इशू कर दिए थे, तो इससे तो सिंपल ही हो गया। इन्फॉर्मेशन ना होती क्या मानते हो, ओपनिंग क्लोजिंग? किसी पे ही निकाल लेते, दोनों ही ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक, आप क्वेश्चन 5 लाख से क्वेश्चन सॉल्व करते 48,000 था, वो भी ठीक माना जाता है। इस पर से मान लो कि वो भी ठीक मान, लेकिन इस बुक के अंदर एक प्रायोरिटी है। जैसे मैंने बताया ना, हर एक टीचर की एक प्रायोरिटी होती है, वो हमेशा इस बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन ना हो ओपनिंग पे निकालता है। एग्जाम में भी ओपनिंग पे निकाल के देता है वो, लेकिन अगर आप क्लोजिंग पे निकाल दो गलत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आंसर मैच कर जाता है। चाहे आप ओपनिंग से निकालो चाहे क्लोजिंग से निकालो, आंसर तो मैच हो ही जाता है। क्योंकि इस 48 जो भी फिगर निकाल लूँगा मैं, इस फिगर को मैं एक और जगह कहीं और यूज़ करता हूँ, तो इसी अगर फिगर को मैं एक और जगह यूज़ करूँगा तो मैंने इसे यहाँ ऐड किया, इसे एक जगह मैं लेस भी करूँगा कहीं और, तो जितना ही ऐड किया उतना ही लेस करें तो बात न्यूट्रल नहीं होगी। एक गुल्लक के अंदर 10 रुपये डाले, 10 ही निकाल लिए, गुल्लक खाली तो रही, तो वही बात है। 10 की जगह 15 डाल दूँ या मैं 1000 रुपये डाल दूँ और 1000 रुपये निकाल लूँ, बात तो न्यूट्रल ही हो जाएगी ना। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क तब पड़ता है अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर करके पूरे पे ही निकाल दो, इंटरेस्ट ओपनिंग पे क्लोजिंग, तो वो गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर आप सपोज करो इन्फॉर्मेशन यूज़ ना करते और आप ओपनिंग पे निकाल देते, तो ओपनिंग पे निकालते कितना 40,000 आता, वो गलत माना जाएगा। क्लोजिंग पे निकाल लोगे वो 48 है, वो भी गलत माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन गिवन है, यूज़ करनी है, नहीं है तो ओपनिंग पे निकालना, ये मेरा कहना है। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, न्यू इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही बच्चे इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे बच्चे मैं डिबेंचर इशू करके लोगों से लोन लेता हूँ, जैसे मैं डिबेंचर इशू करके लोगों से लोन लेता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट खरीद के ब्याज ले भी लेता हूँ। नई इन्वेस्टमेंट कितने की थी, देखना बच्चे इन्वेस्टमेंट है कितने की, नहीं इन्वेस्टमेंट है कितने की 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 23 पे इन्वेस्टमेंट है कितने की, है 2 लाख की, और एंड में कितनी है 2.5 लाख। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी इसने हमें, क्योंकि मुझे ब्याज लेना है, इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ब्याज मिलेगा मुझे 10% के रेट से, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, 10% का ब्याज निकालना है। किस पे निकालोगे, न्यू डिवेंचर हैज़ बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ये कह रहा जी हमने नई इशू यहाँ करी है, मतलब नई जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 50,000 की हमने यहाँ करी है साल के एंड पे, क्या मानोगे? यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा। ये है 31 मार्च 24, हमने नई इन्वेस्टमेंट यहाँ करी है, ये 2.5 लाख है। अब आप खुद पलट जाओगे, देखना। हाँ जी, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, कैसे पी सकता हूँ चाय। सुनो, 2 लाख मैंने कहीं बैंक में एफडी कर रखी थी, बैंक में एफडी है, एफडी है, एफडी है, चल रही 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 है, साल एंड हो गया, मैंने बैंक में 50,000 रुपये डाल दिए उस दिन, तो ब्याज किस पे मिलेगा? 2 लाख पे, 2.5 लाख पे, तो अब तो आप 2.5 करते। बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, इसे रटा भी जा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट एंड पे है तो ब्याज शुरुआत पे है, ओपनिंग पे है। अगर इन्वेस्टमेंट शुरुआत में है तो भी ब्याज लास्ट पे है। ये बात बहुत बेसिक सी है भाई, सीधी सी बात है। जब इन्वेस्टमेंट करी है उसी से टाइम ही तो गिना जाएगा, ब्याज समय का ही तो मिलता है। इन्वेस्टमेंट करी एंड में तो ब्याज 50 पे थोड़ी मिल जाएगा, 2 पे ही मिलेगा। तो 2 लाख का 10% निकालो, कितना आ जाएगा? 20,000। ये आपकी इनकम है, ये खर्चा है, खर्चा ऐड हुआ था तो इनकम क्या हो जाएगी? लेस। किस बात की? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 20,000 रुपये। ये लेस कर लो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कैश फ्लो के अंदर कहीं भी इंटरेस्ट दिख जाए, 10%, 8% इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट का रेट खुद यूज़ करना है। अगर ये 2 लाइन ना लिखी तो नीचे दोनों इन्फॉर्मेशन, तो भी ब्याज में अपनी मर्जी से निकालता। ये 2 लाइन लिखी हुई ना, इसका मतलब ये मत समझना कि इस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मैंने 10% और 8% यूज़ किया, ये 8% निकाला, 10% निकाला। ये इन्फॉर्मेशन ना भी तो मैं तब भी निकालता अपनी मर्जी से। इंटरेस्ट कहीं भी होगा तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो अपनी मर्जी से। ठीक है जी,
अब वो मैंने आपको बता दिया कि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किस पे निकालना है, ओपनिंग पे निकालना है। ठीक है जी, बस और तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो यहीं लिख दो एज इट इज़। 10,000 रुपये नेगेटिव आ रहा था, ये तो 10,000 रुपये नेगेटिव, ये आ रहा है 40 और 44 है क्या बाद में कुछ और रह गया है क्या? ठीक, हाँ टोटली कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ बाद में? अच्छा ये 92 आ गया। अरे तो बता दो ना भाई, मैं कह रहा हूँ बाद में कब करूँगा, मैं तो मेरी क्लास खत्म हो रही है, कह रहा बाद में करूँगा। हाँ आप कह रहे हो तो 92 आ गया होगा भाई, वैसे मैंने किया नहीं, गलत है। 52 आ रहा है, 40 84 माइनस 22 माइनस 10 52 आ रहा है, कुछ भी यार। अगर आपने नेगेटिव और नेगेटिव तो है ही है यार, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है भाई। अब आप भाई मेरे ब्रैकेट को भी आप ऐड कर दो, मैं क्या कह सकता हूँ भाई। नहीं मुझे इस बच्चे की बहुत बार बात लिटरली समझ में नहीं आती है, क्या बोल जाता है। 52 प्लस 50 1,02,000 1,42,000, ये तो 8,000 नेगेटिव आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोल लेंगे? नेट कैश यूज्ड इन। इसका मतलब क्या है कि इस बार बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से बिजनेस से कैश नहीं आया है, उल्टा बिजनेस के अंदर 8,000 रुपये लगाए हैं। आपने सर कहाँ से लगाए हैं? देखता हूँ कहाँ से आया होगा, इन्वेस्टमेंट से आया होगा, फाइनेंसिंग से आया होगा, लेकिन आपने सर प्रॉफिट नहीं आया। मैं कैश फ्लो के अंदर प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि बिजनेस में जो ऑपरेशन में पैसा लगा है वो पैसा उसने ऑपरेशन में पैसा जनरेट करके दिया है या और खा गया है पैसा। तो मैं कह रहा हूँ इस बार 8,000 रुपये खा गया है बिजनेस, क्यों? ऑपरेशन और भी पैसा जगह कहीं लगा होगा। ठीक है जी, आज मैं इतना ही रखूँगा, हम कल करेंगे बाकी। ठीक है जी, बाय बाय।